बच्चों, तुमने समुंदर तो देखा ही होगा। देखने में वह कैसा नीला और कैसा सुंदर होता है, उसकी गहराई की थाह पाना बहुत कठिन है। कहते हैं समुंदर में भी बड़े बड़े पहाड़, छोटे मोटे टीले और बहुत ही सुंदर गुफाएं हैं। समुंदर में रहने वाले गुफाओं में रहते हैं, लेकिन वे गुफाएं हमारे घरों और महलों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती हैं। उन गुफाओं की दीवारें मूंगों की और छतें मोतियों की होती हैं। हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई वे गुफाएं दिन रात जगमगाती रहती हैं। उनमें और कोई रोशनी करने की जरूरत नहीं होती। उन गुफाओं में सिंधुराज की पुत्रियां, नाग कन्याएं रहती हैं। उन नाग कन्याओं के भौरों से काले काले बाल होते हैं। उनके मुंह की दमक से उन गुफाओं की रौनक और भी बढ़ जाती है। वे सोने के तारों से चुने हुए झीने कपड़े पहनती हैं और उनके घूंघराले बाल सागर की तरंगों के साथ साथ लहराते रहते हैं। जब उन गुफाओं में रहते रहते उन नाग कन्याओं का मन उचट जाता है, तब वे सैर करने निकल पड़ती हैं। उतने बड़े राजा की लड़कियों, वे पैदल कैसे चलें? नहीं, उनके लिए सीपियों से बने हुए सुंदर रथ तैयार रहते हैं। उन रथों में सुनहरी मछलियां जोती जाती हैं। वे नाग कन्याएं उन रथों पर चढ़कर अक्सर आधी रात के वक्त समुंदर के तट पर आती हैं। यहाँ के मुलायम बालू पर बैठकर वे तरह तरह के खेल खेला करती हैं और हमेशा सूरज उगने के पहले ही चली जाती हैं। हमेशा रातों रात खेलने के कारण उन्होंने कभी सूरज का उगना न देखा। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि सूरज होता कैसा है। अच्छा, तो एक बार कुछ नाग कन्याएं इसी तरह समुंदर के तट पर खेलने आईं। वे सारी रात खेलती रहीं और सूरज के उगने के पहले ही चली गईं। लेकिन उनमें से एक बहुत ही सुंदर नाग कन्या भूल से पीछे छूट गई। वह खेलने के लिए सबसे अलग, अकेली, बहुत दूर चली गई थी। जब तक वह लौट आई, उसकी सब सहेलियों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर जा चुकी थीं। अब वह बेचारी क्या करती? वह बिल्कुल अकेली एक चट्टान के ऊपर बैठी रही। थोड़ी देर में उसे पूरब से एक अजीब रोशनी निकलती दिखाई दी। वह एकटक उसकी ओर देखने लगी, क्योंकि उसने पहले कभी सूरज को निकलते नहीं देखा था। आज उसे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ। उसने सोचा, अरे, ये क्या है? ऐसा सुंदर दृश्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इतने में सूरज पूरा निकल आया और उस आकाश में एक सुंदर राजकुमार 7 घोड़ों वाले रथ पर बैठा घोड़ों को हाँकता हुआ दिखाई दिया। ऐसा अच्छा रथ और ऐसे सुंदर घोड़े उसके पिता के पास भी न थे। ऐसा सुंदर राजकुमार तो उसने कभी देखा ही न था। उसने सोचा, अगर यह सुंदर राजकुमार मुझे अपने साथ रथ में बैठा ले चले तो कितना अच्छा हो। इस तरह वह दिन भर वहीं बैठी बैठी सूरज की ओर देखती रही। सूरज के साथ साथ उसकी नजर भी दौड़ती रही। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों में छिप गया। रात हो आई। थोड़ी देर में उसकी हम झोलियां भी समुंदर के किनारे पर खेलने आ गई। उसने दिन भर जो जो देखा सुना था सब सखियों से कह सुनाया। इन्हीं बातों में फिर रात बीत चली। उसकी सब सहेलियां घर लौटने लगीं, लेकिन वह अपनी जगह से न हिली न डुली। सखियों ने बुलाया तो उसने कहा, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं बैठकर उन महाराज की राह देखूंगी। सखियों ने उसे समझाया, वे महाराज आएंगे नहीं, तेरा हट बेकार है। लेकिन वह टस से मस न हुई। सूरज महाराज अपने रथ पर फिर आ गए। वह नाहक आस लगाए बैठी रही कि वे उसे बुलाकर रथ में बिठा लेंगे और अपने साथ ले आएंगे, पर महाराज ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। इसी तरह कई दिन बीत गए और वह ज्यों की त्यों बैठी रही। सूरज महाराज ने उसकी ओर ध्यान न दिया। उसने सोचा, जरूर इसका कोई न कोई कारण होगा। शायद वह जहां बैठी है यहां से उनको अच्छी तरह दिखाई न देती होगी। यह सोचकर उसने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह वहां से हिलडुल भी नहीं सकती। उसके दोनों पैर धरती में धंसकर जड़ फैला उसकी देह भी सूख चुके थे। धीरे धीरे कर एक पौधे सी हो गई और उसमें पत्ते भी निकल आए। उसके काले काले केश बदलकर सुनहरा पराग बन गए और उसका मुंह धीरे धीरे एक सुंदर फूल हो गया। पर यह फूल मामूली फूल नहीं है, बड़ा ही निराला फूल है। जब सूरज सवेरे सवेरे अपने 7 घोड़ों वाले सोने के रथ पर बैठकर पूरब से निकलता है, तब वह फूल उसकी ओर मुंह करके दीन स्वर में गिड़गिड़ा कर कहती है, महाराज, क्या अब भी आपको मुझ पर दया नहीं आएगी? क्या अब भी आप इस दासी को अपने साथ न ले जाएंगे? दोपहर को जब सूरज ठीक हमारे सिर पर आ जाता है, तब यह फूल भी ठीक उसी की ओर मुंह करके खड़िडी हो जाता है।
शाम को यह सूरज के साथ साथ पश्चिम की ओर मुड़ने लगती है। बच्चों, अब तुम समझ गए ना कि यह कौन सा फूल है? इसी को सूरजमुखी या सूर्यमुखी कहते हैं। बड़े बूढ़ों का कहना है कि वह नाग कन्या आज तक इस फूल के रूप में सूरज के लिए तप कर रही है। इसी से उस फूल को सूरजमुखी कहते हैं।